तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर जानने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको इसके लिए अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें याद करनी होगी। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर हम सबसे पहले दो अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। देखो सभी के सभी दो अंक वाले क्वेश्चन हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, संविधान का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा संविधान का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। संविधान नियमों एवं कानूनों का लिखित प्रलेख होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें। पूरा का पूरा ये यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संविधान उपचारों का अंतर्गत न्यायालय कौन कौन से विशेष अधिकार जारी कर सकता है, लिखिए। तो देखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय निम्न अधिकार जारी कर सकता है। कौन कौन से देख लीजिएगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीयों के किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा, भारतीयों के दो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिए। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है, देख सकते हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये लिखा पूरा का पूरा। ये आधुनिक लोकतंत्र राज्य द्वारा स्वीकृत मताधिकार का सबसे प्रचलित सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्यों के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए। वयस्कता की आयु अमेरिका, ब्रिटेन और पूर्वी सोवियत संघ तथा भारत में 18 वर्ष मानी गई है, जबकि ये स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लें। विशेष बहुमत क्या होता है, लिखिए। तो देखिएगा, विशेष बहुमत किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से आप सब लोगों को इसको याद कर लेना है। तो यहाँ से याद कर लें आप लोग। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको याद भी कर लें। देखो इसके अलावा यहाँ से देख लीजिएगा, विशेष बहुमत क्या होता है, लिखिए। तो देखो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सकें। अब इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सरकार के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, सरकार के अंगों के नाम क्या क्या लिखने हैं। तो देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखो अगला ये यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो क्या लिखा है, जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलती है तब किस प्रकार की सरकार बनती है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। तो देखो पहला लिखा है, जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलती है तब अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई जाती है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में देखो अगला ये लिखा गया है, संसदीय शासन प्रणाली की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। और उसके अलावा देखो ये लिखा दूसरा, इस व्यवस्था में संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। उसके अलावा अगला ये लिखा है, संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। उसके अलावा अगला ये लिखा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। तो ये लिखा है पूरा का पूरा आप लोग देख लें। और दूसरा ये दिया गया है, इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। और दूसरा लिखा है, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है। तो इन दोनों को आप लोग यहाँ से देख लें। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, दल बदल क्या है। तो देखिएगा, किसी एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश करना दल बदल कहलाता है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगला ये लिखा है, देख सकते हो, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा।
उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरी तरह से अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ पर यह दिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो देखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता से यह आशय है, यहाँ से लिख लें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई दबाव नहीं होगा। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, समाजवादी राज्य का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा समाजवादी राज्य का अर्थ क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है, समाजवादी राज्य का अर्थ है कि एक ऐसा राज्य जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व हो और वे राज्य समाज के कल्याण की दिशा में कार्य करें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, क्या लिखा है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वे विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को पालन द्वारा जारी किए जाए आदेशों तथा और इसके बाद में देखिएगा वित्त शासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वे ढांचे के अनुकूल है या फिर नहीं। उसके अलावा अगला ये लिखा है, साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में क्या अंतर है। तो देखिएगा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या क्या अंतर है, यहाँ से देख लीजिएगा। साधारण बहुमत का अर्थ है कि किसी विषय पर कानून बनाने के लिए 1/3 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, जबकि विशेष बहुमत के लिए किसी विषय पर कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, यहाँ से हम आगे 3-3 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ लीजिएगा। सभी के सभी 3-3 अंक वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो समझते हैं इसको कि आपको इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले, पहला क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है लिखिए। तो देखिएगा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संविधान के माध्यम से ही सीमित सरकार के विचारों को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। संविधान उस जाल का निर्माण करता है जिसके भीतर किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था परिचालित होती है। ये कल्पना करना कठिन है कि संविधान के बिना राज्य कैसे चल सकता है। इसलिए तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो देखो ये वाला लिखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला लिखा है, निर्मित तथा लिखित संविधान, विश्व का सबसे विशाल संविधान। और उसके अलावा देखिएगा अगला ये लिखा है, कठोर एवं लचीला संविधान। और इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली। तो इसको भी आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको परीक्षाओं में। अब इसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों को समझाइए। तो देखिएगा भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या क्या है। पहला लिखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार प्रदान करना। और उसके अलावा शासन के मूल्यांकन को आधार प्रदान करना। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। तो 4 पॉइंट्स ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप लोग यहाँ से इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। उसके अलावा अगला ये लिखा है, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा कि संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो ये यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखा है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि संविधान भारत की आत्मा है और इसमें देश को चलाने संबंधित कानून कायदे लिखे गए हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि संविधान में कोई भी संशोधन विशेष बहुमत के बिना ना किया जाए, क्योंकि संविधान में संशोधन का असर समस्त देश और उसकी जनता पर सीधा होता है। इसलिए संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और जिससे कि कोई दल अपने विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए संविधान में संशोधन की आसानी से ना कर सके। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर ले अच्छे से। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाइए। तो देखिएगा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ लें।
तो देखो क्या लिखा है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा इस बात की व्याख्या करता है कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व संसदीय शासकीय प्रणाली, शक्तियों का प्रतीक, संघात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता एवं एकता, अखंडता, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की व्यक्तिगत स्वतंत्र और मौलिक अधिकार। तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें, ये भी आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके अलावा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर ले, ये भी आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन लिखा 4 अंक में, निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो देखिएगा निर्वाचन आयोग के 4 कार्य क्या क्या हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। तो पहला लिखा है निर्वाचन आयोग के चुनाव की तिथियां निर्धारित करना और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, और उसके अलावा राजनीतिक दलों को नियमानुसार मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन आयोग के उपरांत प्रत्याशियों को चुनाव व्यय की जांच करना, मतदाता सूचियों को नियमित करना, और उसके अलावा भेदभाव के बिना चुनाव संपन्न करवाना। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहला लिखा है ये एक पारदर्शी प्रणाली है, ये प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है, और ये प्रणाली सबसे सरल प्रणाली है, और ये प्रणाली क्या लिखा है, को आसानी से समझने में सहायक है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। तो देखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या है, नीति बनाना इसका प्रमुख कार्य है, और उसके अलावा नई योजनाओं का निर्माण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, और उसके अलावा देखिएगा ये लिखा है कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। उसके अलावा यहाँ से देख लीजिएगा नौकरशाही की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा नौकरशाही की 4 विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ पर पहले लिखिए विधि का शासन। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके अलावा देखो अगला लिखा है ये राजनीति से तटस्थता और स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य और प्रक्रिया। और इसके बाद में देखो ये यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और इसके अलावा देखो अगला ये लिखा है लोकसभा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा कारगर ढंग से क्यों नियंत्रण रख सकती है। तो देखो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य लिखिए। तो देखिएगा लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं, यहाँ से देख लें आप लोग। वित्तीय शक्तियाँ हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान संशोधन और संबंधित शक्तियाँ हैं, तो इसको भी आप लोग देख लें। और उसके अलावा कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं लिखिए। तो देखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान क्या क्या है। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और न्यायाधीशों की योग्यता है। और उसके अलावा देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये लिखा है लंबा कार्यकाल और अच्छा वेतन। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके अलावा देखो अगला ये लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है। पहला लिखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा लिखा अपीलीय क्षेत्राधिकार, और उसके अलावा तीसरा यहाँ पर आपको दिया गया पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।